डन हैरिस द्वारा लिखित 10% हैप्पियर आपको मेडिटेशन के माध्यम से अधिक खुशी और शांति पाने की दिशा में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर ले जाती है। क्या यह किताब आपको मेडिटेशन के बारे में डाउट्स को दूर करने में मदद कर सकती है? क्या आप माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स और आपकी भलाई पर इसके प्रभाव के बारे में जान सकते हैं? क्या यह क्लैरिटी और शांति चाहने वालों के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स और टूल्स शेयर कर सकता है? क्या आप मेडिटेशन टेक्निक्स और माइंडफुलनेस के पीछे के साइंस का पता लगा सकते हैं? अगर आप भी यही सब सोच रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं और इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं 10% हैप्पियर किताब के बारे में जिसे डन हैरिस ने लिखा है। परिचय। ये मेडिटेशन पर लिखी गई अब तक की बेस्ट किताबों में से एक है। इस किताब में राइटर हमें मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। वह बताते हैं कि आप कैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करके अपने जीवन में और 10% हैप्पियर यानी हैप्पी हो सकते हैं। यहाँ माइंडफुलनेस का मतलब अपने दिमाग को भरना नहीं है, बल्कि माइंडफुलनेस एक ऐसी स्टेट या फीलिंग होती है जब आप अपने आसपास की हर चीज को महसूस करने लग जाते हैं, जैसे कि हवा को महसूस करना या फिर चिड़िया की आवाज को गौर से सुनना। 10% हैप्पियर समरी हिंदी। जेम्स क्लियर बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर हैं। उन्होंने इस किताब को पढ़ा और इसके बारे में अपने आइडियाज को इस तरह बताते हैं। मेडिटेशन के बारे में मेरे पहले के बिलीफ गलत थे। अब मेरे एक्सपीरियंस में मेडिटेशन आपको 10% ज्यादा खुश करता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक सवाल पूछा गया, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप जिंदगी भर करना चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, ध्यान। तो आप सब समझ ही सकते हैं ध्यान हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ चीजों से लगता है कि वे हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा हैं, जैसे तेज गुस्सा या मूडी बिहेवियर आदि। लेकिन रियलिटी में यह सीखे हुए स्किल्स हैं, पर्सनालिटी की फिक्स क्वालिटीज नहीं हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अपनी फील्ड के टॉप पर बने रहने के लिए अपने गोल के बारे में टेंशन लेनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए, लेकिन खुश रहकर काम करने से आप जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। जीवन में कई इम्प्रूवमेंट्स से बहुत कम फर्क पड़ता है। सिर्फ इसलिए कि आप सब कुछ एक बार में नहीं बदल सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बेहतर नहीं हो सकते। ज्यादातर मामलों में आप सिर्फ एक एक्टिविटी से बहुत कम ग्रोथ देखेंगे। एक एक्सरसाइज बहुत कम मात्रा में मसल्स बनाती है, लेकिन लंबे समय तक करने से यह सभी मसल्स को मजबूत बना देती है। ऐसे में अगर आप बहुत छोटे रिजल्ट्स अचीव करते हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। कई स्ट्रैटेजीज शुरुआत में छोटे रिजल्ट्स ही देती हैं और उन्हें लंबे समय तक लगातार बनाए रखने की जरूरत होती है। किताब में हैरिस इस बारे में एक कमेंट करते हैं कि खुशी के लिए किए गए कामों की कोई सीमा नहीं है। इससे थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन बदलाव जरूर आता है। खुशी की कुंजी इन रोज के छोटे छोटे बदलावों को एक्सेप्ट करने में है। मेडिटेशन आपके माइंड को बैलेंस में रखने के लिए यूजफुल है। इसे करने के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें, धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, फिर इसे वापस दोहराएं। मेडिटेशन करने के लिए कहीं आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, किसी एक जगह पर फोकस करें और जब भी आप फोकस खो दें तो अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। मेडिटेशन आपको एक पल के लिए अपने मन की माइंड को शांत करने में मदद करती है। 10% हैप्पियर समरी बाय डैन हैरिस। माइंडफुलनेस में बिना इमोशनल अटैचमेंट के यह देखें कि बाहर और आपके अंदर के विचारों की दुनिया में क्या हो रहा है। माइंडफुलनेस किस चीज पर कितना रिएक्ट करना है इस बारे में अवेयर करता है। बहुत लोग चिंता करते हैं कि अगर वे मेडिटेशन करेंगे तो वे अपनी बनाई हुई प्रीवियस सेल्फ इमेज खो सकते हैं और बेहतर बनने के लिए इंस्पायर नहीं होंगे। लेकिन माइंडफुलनेस का मतलब अपने बारे में अवेयर होना है। इसमें आप अपने आसपास चल रही चीजों और उन इमोशंस को पहचानते और एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें आप महसूस कर रहे हैं। माइंडफुलनेस से आप इमोशन को आपके जीवन का सब कुछ चलाने देने के बजाय इस इमोशनल सर्कल से बाहर कदम रखते हैं और इसे दूर से देखते हुए कंट्रोल करते हैं। माइंडफुलनेस होने से जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं बदलती। आपको अभी भी एक्शन लेने की जरूरत होगी। यहाँ लेसन यह है कि माइंडफुलनेस आपको अपनी जीवन में प्रॉब्लम्स पर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्स करने की परमिशन देता है। रिएक्ट का मतलब है जीवन में प्रॉब्लम आने पर बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, जबकि रिस्पॉन्स में आप सोच समझकर सोल्यूशन के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं।
इस दुनिया में हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वह एक फिल्टर यानी हमारे दिमाग से होकर गुजरता है और हम यह देखने के लिए बहुत कम समय बिताते हैं कि यह कैसे काम करता है। माइंडफुलनेस आपको ज्यादा फ्लेक्सिबल सोच वाला इंसान बना देगी, लेकिन यह सभी परेशानियों का इलाज नहीं है जो आपकी सभी परेशानियों को ठीक करे या जीवन में स्ट्रेस को दूर करे। इसके लिए आपको खुशी बढ़ने वाली एक्टिविटीज करनी होंगी। हार्वर्ड के एक रिसर्च से पता चला है कि पॉजिटिव चीजों पर अटेंशन देने वाले लोगों में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते रहते हैं। दलाई लामा का सेल्फिशनेस पर एक प्रिंसिपल है कि मूर्ख सेल्फिश बनने के बजाय समझदार सेल्फिश बनने की कोशिश करें। मूर्ख सेल्फिशनेस तब होती है जब आप सिर्फ अपने फायदे के लिए सेल्फिश बन जाते हैं और उस तरह की एक्टिविटीज पर ध्यान देने लगते हैं। समझदार सेल्फिशनेस तब होती है जब आप दया दिखाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि इससे आपके साथ साथ दूसरे को भी फायदा होता है और आपको अच्छा महसूस होता है। इसलिए अब से लोगों से आंख मिलाएं और मुस्कुराएं। यह आसान सी आदत आपको हर दिन दूसरों के साथ ज्यादा जुड़ाव का एहसास करवाने के साथ ही बेहतर महसूस कराएगी। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ चीजों को होते हुए देखना ही नहीं है, बल्कि अवेयर होना है कि क्या हो रहा है और कैसे ठीक किया जा सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप चीजों को ठीक करने के लिए एक्शन लें और अपनी बेस्ट क्वालिटीज से उसे ठीक करने की कोशिश करें। सफलता के लिए कोशिश करना तब तक ठीक है जब तक आप यह महसूस करते हैं कि रिजल्ट्स की बजाय एक्शंस आपके कंट्रोल में हैं। इसलिए जितना हो सके एम्बिशियस बने और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शंस लें। इससे फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना, खुश रहना और रिजल्ट्स खराब होने पर वापस बाउंस बैक करना आसान हो जाता है। इस किताब को गहराई में समझने के लिए हम इस किताब को 8 चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइंडफुलनेस क्या होता है। इस किताब के ऑथर डैन हैरिस एक न्यूज एंकर है। वह बताते हैं कि वह अपनी न्यूज एंकरिंग के दौरान बहुत सारे शो किया करते थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में पूरा दिन वह न्यूज ही घूमा करती थी। ऐसे में उन्होंने एक दोस्त से पूछा कि उन्हें इससे छुटकारा पाने के लिए, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, आपको माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना चाहिए। उस समय ऑथर को भी माइंडफुलनेस का मतलब नहीं पता चला था, जैसे कि अभी भी बहुत से लोगों को माइंडफुलनेस का मतलब नहीं पता है। दोस्तों, माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को शांत करती है। यह मेडिटेशन से थोड़ी सी अलग है। 10% हैप्पियर बुक समरी। माइंडफुलनेस में आप अपने आसपास की चीजों को महसूस करने लग जाते हैं और अपने अंदर जाकर समझते हैं कि आप क्या क्या चीजें सही कर रहे हैं और क्या क्या चीजें गलत कर रहे हैं। हमारे जीवन में अक्सर यह होता है जब हम अपने पास्ट और फ्यूचर की टेंशन के चक्कर में अपने आज को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या करने के लिए बने हैं और क्या कर रहे हैं। ऐसी चीजों में हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। इन्हीं चीजों से छुटकारा पाने के लिए माइंडफुलनेस बना है, जिसमें आप कुछ देर बैठकर यह सोचते हैं कि आप अपने आज को कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे आप अपने आज को खुलकर जी सकते हैं। आइए हम समझते हैं कि आखिर यह माइंडफुलनेस को करते कैसे हैं। सबसे पहले आप एक खुली जगह पर बैठ जाइए। अपने शरीर को पूरा सीधा रखिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अपने पास एक टाइमर लगाएं। अगर आप इसे पहली बार या फिर इससे कुछ दिनों से ही कर रहे हैं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइमर लगाएं, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पैर क्या कर रहे हैं, आपके हाथ क्या कर रहे हैं। अपने शरीर की एनर्जी को महसूस कीजिए। अपनी ब्रीदिंग यानी अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। यह देखिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। अपने दिमाग में जोर डालिए और सोचिए आपका दिमाग इस समय क्या सोच रहा है। अपने अंदर तक जाकर समझे कि आप क्या क्या चीजें सही कर रहे हैं और क्या क्या चीजें गलत। इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने शरीर को हल्का महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो चुका है। यह करने से आप अपने आप को ढंग से जान पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आप क्या चीजें सही कर रहे हैं और क्या चीजें गलत कर रहे हैं, और आप अपने आज को खुलकर जी पाएंगे। आप यह चीज पता लगा पाएंगे कि आपको अपने फ्यूचर के लिए आज क्या क्या कदम उठाने चाहिए। चैप्टर 2, आज में रहना सीखें। हमें हमेशा अपने आज में जीना चाहिए। ज्यादातर लोग अपने आज को अपना दोस्त नहीं दुश्मन समझते हैं।
अगर उनका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो वह अपने समय को दुश्मन समझते हैं और ज्यादातर लोग जिंदगी में इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका अपने आज को देखने का नजरिया ही गलत है। अगर आप अपने आज में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी चीज को पाने के लिए जूझ रहे हैं, तो उस चीज को अपना दोस्त बनाएं। उस चीज से हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ पुराना हो जाता है, लेकिन आपकी सीखी हुई चीजें कभी भी पुरानी नहीं होंगी। इसलिए आप अपने आज से, अगर वह अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका आज अच्छा नहीं चल रहा है तो उससे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखे। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी या फिर एक जॉब का प्रमोशन खो देते हैं, वह किसी और को मिल जाता है। आपको लगता था कि वो आपको मिलना चाहिए था क्योंकि आप उसे डिजर्व करते थे, लेकिन वह किसी और को दे दिया जाता है। इस बात को सोचकर ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे और कुछ तो उस काम को ही छोड़ देंगे। इसके बजाय आप इसको एक दूसरे नजरिए से देख सकते हैं। आप इसको एक लेसन, एक लर्निंग के तौर पर महसूस कर सकते हैं। 10% हैप्पियर समरी इंग्लिश। आप इस चीज का पता लगाएं कि जिसको यह प्रमोशन दिया गया है उसमें और आप में क्या फर्क है। अपनी गलतियों को ढूंढो और दोबारा दुगनी मेहनत से दूसरे मौके या दूसरे प्रमोशन के लिए काम करो, ताकि अगली बार वह चीज आपको जरूर मिले। अगर आप अपना अप्रोच चीजों के लिए इस तरीके से रखेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। चैप्टर 3, पास्ट और फ्यूचर की चिंता। अक्सर टेंशन यंग जनरेशन में देखी जाती है, जो अभी अपना करियर बनाने वाले हैं। उनको हमेशा यह लगता है कि अगर हम कुछ अलग हटके सोचेंगे या कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें फेल हो जाएंगे, जिसकी टेंशन में वह कभी कुछ अच्छा करते ही नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर वह कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसे ज्यादा लोग नहीं करते और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके घर वाले उन्हें वह करने से मना कर देते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी मन में डर होता है कि अगर हम इसे करेंगे तो पता नहीं फ्यूचर में हम इसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, जो कि गलत है। ऑथर बताते हैं कि जब उन्हें जर्नलिज्म पढ़ना था तो उनके घर वालों ने उनको बहुत मना किया, लेकिन उन्हें पता था कि वह उनका पैशन है और वह उसमें कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इस वजह से उन्होंने अपने मन की सुनी और यह किया। अब कुछ सालों बाद ऑथर एक अच्छे न्यूज एंकर बन चुके हैं और अब अपनी किताब भी लिखते हैं। हम अक्सर तकलीफों में तब आते हैं जब ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जब हम जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाते हैं। हमें जहां तक रास्ता नहीं दिख रहा होता हम उसके आगे की सोचने लग जाते हैं। ऐसे में हमें अवश्य ही इस परेशानी से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपको अपनी जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे क्या होगा, तो आप सबसे पहले जो काम करें उसमें अपना अगला स्टेप रखें। अगर आपको बहुत आगे तक नहीं दिख रहा है तो अब कदम दर कदम बढ़ाते जाएं, जिसके बाद आपको आगे का रास्ता दिखने लग जाएगा। ज्यादातर लोग यह कदम बढ़ाने से डरते हैं, जिसकी वजह से वह वहीं पर बैठे आगे के रास्ते के बारे में सोचते रहते हैं और फिर एक समय के बाद उस काम को करने के लिए अपना मन बदल देते हैं। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। आपको हमेशा अपने अगले स्टेप पर फोकस करना होगा, ना कि इस पर फोकस करना होगा कि बहुत आगे क्या होने वाला है। आप अपने अगले स्टेप को अच्छा बनाइए, आपका फ्यूचर हमेशा अच्छा ही बनेगा। दोस्तों, ऑथर अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने की एक और वजह बताते हैं। वह कहते हैं कि लोग अक्सर अपने आप को भीड़ से कंपेयर करते हैं। वह यह सोचते हैं कि अगर यह काम वह नहीं कर पाया तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा इंसान वह काम नहीं कर पाया, उसके कुछ और कारण होंगे, लेकिन अगर आप उसके कारण से अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप उस काम को करना चाहते हैं तो पूरी लगन और मेहनत से, पूरी डेडिकेशन के साथ अपने आप को उस काम के लिए तैयार करें, आप उसमें जरूर सफल होंगे। चैप्टर 4, राय क्या होता है। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर कह रहे हैं कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं जाता है, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी सिचुएशन से या किसी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ जो परेशानियां आ रही हैं वह क्यों आ रही है, तो उसके लिए वह एक तरीका बताते हैं जिसे वह कहते हैं राय, जहां आर मतलब रिकॉग्नाइज, ए मतलब अलाउ, आई मतलब इन्वेस्टिगेट है। इनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी में आई हुई परेशानियां क्या सच में परेशानी है।
और अगर सच में परेशानी है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने रियल बिहेवियर में वापस आ सकते हैं। ऑथर सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं, आइए उन्हें समझते हैं। स्टेप 1, पहचानना। सबसे पहला स्टेप है पहचानना। अपनी मुश्किलों को पहचानें। जिन्हें आप मुश्किलें बता रहे हैं, क्या वह सच में मुश्किल है या फिर आपको अपना कंफर्ट जोन पुश करना पड़ रहा है। वह कहते हैं ज्यादातर लोग जिसे मुश्किल समझते हैं वह मुश्किलें होती ही नहीं, बल्कि वह खाली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं, जिससे उनका मन होने से रोकता है और उसे मुश्किल मान लेता है। तो सबसे पहले अपनी मुश्किलों को पहचाने, क्या मुश्किल है भी या नहीं। स्टेप 2, अनुमति देना। दूसरा स्टेप है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें और उसे अलाउ करें, यानी उसे परमिशन दें कि वह आपके मुश्किलों को खत्म कर सके। क्योंकि जब आप अपनी मुश्किलों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपका मन उदास हो जाए, आप डिप्रेस हो जाएं, लेकिन उसमें आपको अपने आप को काबू में रखकर अपनी मुश्किलों को खत्म करना है ताकि वह आपको आगे परेशान ना कर सके। स्टेप 3, जांच करना। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है इन्वेस्टिगेट करना, मतलब छानबीन करना। इस समय तक आप अपनी मुश्किलों का पता लगा चुके हैं कि वह सच में मुश्किल है या नहीं। अगर हाँ, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करते समय आपको सबसे जरूरी चीज जो अपने दिमाग में रखनी है वह है इन्वेस्टिगेशन। आपको पता लगाना है कि यह गलती मेरे सामने किन कारणों से आई, क्योंकि मुश्किल हमेशा इंसान ही पैदा करता है। 10% हैप्पियर बाय डैन हैरिस। पास्ट में इंसान से किए गए कुछ काम से ही फ्यूचर में उसे में मुश्किलें आती हैं। इसलिए आप अपनी मुश्किलों को इन्वेस्टिगेट करें और पता करें कि यह मुश्किल क्यों आई है, और फिर यह कमिटमेंट करें कि आप उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे जिससे यह मुश्किल आई है, ताकि फ्यूचर में वह मुश्किल कभी ना आए। चैप्टर 5, अपने महत्वपूर्ण काम को अर्जेंट काम में क्यों बदलना जरूरी है। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर अपने इम्पोर्टेंट काम को अर्जेंट काम में बदलने के लिए कह रहे हैं। इन दोनों को कन्वर्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर इम्पोर्टेंट काम और अर्जेंट काम में क्या फर्क है। एक इम्पोर्टेंट काम वह है जिसे करना आपके लिए जरूरी है, और एक अर्जेंट काम वह है जो पहले इम्पोर्टेंट था लेकिन आपने उसको नहीं किया, जिसकी वजह से अब इस काम को करना आपकी मजबूरी बन चुका है। ऑथर इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं। हम सभी जानते हैं कि बिजली का बिल या पानी का बिल भरना कितना जरूरी है, लेकिन कई लोग अक्सर समय पर बिल नहीं भरते, या तब भरते हैं जब उसे भरने की आखिरी तारीख जा चुकी होती है, जिस वजह से इसको करना उनकी मजबूरी बन जाता है और अपने बाकी सभी काम को छोड़कर इस काम को सबसे पहले करना पड़ता है। कभी कभी अर्जेंट काम से हमारे दूसरे काम बिगड़ जाते हैं। अर्जेंट काम को करने के चक्कर में कई बार हमारे पूरे दिन का रूटीन बिगड़ जाता है, जिसका असर दूसरे कामों पर दिखने लग जाता है। यहाँ पर ऑथर यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप अपने हर इम्पोर्टेंट काम को आखिरी समय तक डालें ताकि वह आपका अर्जेंट काम बन जाए, बल्कि यह कहना चाह रहे हैं कि हर अपने जरूरी काम को एक अर्जेंट काम के नजरिए से देखें, ताकि आप उस काम का समय खत्म होने से पहले ही पूरा करें। इससे आपका काम जल्दी और अच्छी तरह से पूरा होगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास इम्पोर्टेंट से ज्यादा अर्जेंट काम है, तो आप कुछ टिप्स को फॉलो करके अपने अर्जेंट काम को उसके आखिरी समय तक टालने से पहले ही पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली टिप है कि अगर आपको बिजली का बिल भरना है तो जिस दिन आपके पास बिल आए उसको उसी दिन भर दे, ताकि आपकी टेंशन उसी वक्त खत्म हो जाए और यह इम्पोर्टेंट काम कभी अर्जेंट काम नहीं बन पाएगा। दूसरी टिप है कि आप हफ्ते में एक ऐसा दिन निकालें जिस दिन आप अपने सारे अर्जेंट काम को पूरा करेंगे। उस दिन आप सारे वह काम करेंगे जिन्हें करना आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे बिल को पे करना, घर का किराया और भी जरूरी काम जिन्हें आप और ज्यादा नहीं टाल सकते, उन्हें आप उसी दिन पूरा करेंगे। चैप्टर 6, जर्नी का एंजॉय करना शुरू करें। इस चैप्टर में ऑथर बता रहे हैं कि आप कैसे एक महान इंसान बनने की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जर्नी को बिना एंजॉय किए अगर आप एक महान इंसान बन जाएंगे तो आपके पास नाम के साथ साथ शोहरत और पैसा तो बहुत होगा, लेकिन तब आप अपनी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक सर्वे में पता चला है कि 90% लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं वह खाली इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएं।
ना कि इस पर फोकस करते हैं कि अमीर होने का जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसको जी पाएं। क्योंकि प्रोसेस ही आपको वह इंसान बनाएगी जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी नौसिखिए को आज एक बिजनेस खोल कर दे दे और बोले कि इसे चलाएं, तो 90% लोग उस बिजनेस में फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास बिजनेस को चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वह एक्सपीरियंस आपके पास तभी आ पाएगा जब आप अपनी जर्नी को मजे से जीते हुए सीखते रहेंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान, एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रगल यानी परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अब उस स्ट्रगल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है जो 90% अनसक्सेसफुल अपनाते हैं कि अपने स्ट्रगल को ऐसे देखते हैं जैसे मुश्किल समय है, जिसमें वह बहुत ज्यादा परेशान है और अपनी परेशानियों को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है जिसे बचे हुए 10% सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं। वो अपने स्ट्रगल को खुशी की नजरों से देखते हैं। वह उसको अपना लर्निंग फेज कहते हैं। वह मानते हैं कि स्ट्रगल हमें बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आज हमारे पास कम पैसे हैं, तो पैसे कमाने के बेहतर तरीके सीखकर उन्हें अप्लाई करके ज्यादा पैसे कमा पाएं। आपको उन 10% लोगों में आना है जो अपने स्ट्रगल को एंजॉय कर रहे हैं, जो अपने स्ट्रगल से हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। अपने स्ट्रगल को, अपनी जर्नी को एंजॉय करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप सबसे पहले यह पता करें कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। हो सकता है आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हो सकता है आप एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अब जब आप पता लगा चुके हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए स्ट्रगल करना होगा। अब आपको उस स्ट्रगल को एंजॉय करना है और उससे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, जिससे आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट है कि 90% लोग खुद को मिले हुए रिजल्ट्स से परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया और उसमें आप फेल हो गए, तो 90% लोग रोएंगे और उस बिजनेस को छोड़कर वापस जॉब में चले जाएंगे। वहीं 10% लोग जिस वजह से फेल हुए हैं, उस वजह को ढूंढ लेंगे, उस पर काम करेंगे और अगली बार दुगनी मेहनत से दोबारा बिजनेस शुरू करेंगे और वह सफल हो जाएंगे। तो अपनी फेलियर में गलतियां ढूंढकर उन्हें इम्प्रूव करें। चैप्टर 7 लेट गो की प्रैक्टिस। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सक्सेस को पाने के लिए कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। आप में सक्सेसफुल बनने के लिए कड़ी मेहनत और फोकस के साथ साथ कुछ चीजों को छोड़ देने की काबिलियत होनी चाहिए। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर हर बार चीजों को जाने देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। अगर हमने मेहनत की और मिली हुई सक्सेस को जाने दिया, तो फिर हमारा इतना समय चीजों में लगाने का मतलब क्या हुआ। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहे हैं तो वह सही है। मान लीजिए आपने अपना बिजनेस शुरू किया जिसमें आप 2 लोग थे, उसमें से एक पार्टनर आपको आधे रास्ते में छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ढेर सारा लॉस हुआ। अब यहाँ 2 सिचुएशंस बन सकती है। पहली सिचुएशन में आप उस आदमी को जाने दें और नए मोटिवेशन के साथ दोबारा अपना बिजनेस शुरू करें। दूसरा है उस आदमी को ढूंढे जिसकी वजह से लॉस हुआ था और जितने का लॉस हुआ उससे उतना पैसा वसूल करें। ज्यादातर लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके अंदर गुस्सा और अहंकार बस सकता है, जिससे आपके अंदर बदले की भावना आ जाएगी। जब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये याद रखें, दुनिया में हर दूसरा इंसान आपका फायदा उठाएगा और जरूरत खत्म होने पर आपको छोड़ सकता है। अगर आप ऐसे उनसे गुस्सा ही निकालते रहेंगे या अपने मन में उनके लिए बदले की भावना ही लेकर बैठे रहेंगे, तो खुश रहने के लिए आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए ऐसे में आपको पहले तरीके से सोचना होगा। यह सोचें कि अपने मन को शांत करके आप अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। दूसरे इंसान ने आपके साथ जो धोखा किया है, तो अपने फ्यूचर में याद रखिए ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराएं और अपने ऊपर पूरा फोकस करके दोबारा काम शुरू कर दें। इस तरह दूसरे इंसान से बदला लेने में समय खराब न करने से आपका समय अच्छे कामों में लगेगा और आप दोबारा ज्यादा एनर्जी से अपना काम कर पाएंगे। चैप्टर 8 स्मार्ट और हार्ड वर्क के कॉम्बिनेशन की जरूरत। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
दिन में 8 घंटे एक रिक्शा वाला भी काम करता है और दिन में 8 घंटे एक एसी में बैठने वाला बिजनेसमैन भी काम करता है, लेकिन दोनों की इनकम में जमीन आसमान का फर्क है। रिक्शा वाला दिन भर हार्ड वर्क करता है और वहीं दूसरी ओर बिजनेसमैन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है, जिसकी वजह से वह कई गुना ज्यादा पैसे कमा लेता है। अब यहाँ ऑथर एक चीज क्लियर करते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करें और हार्ड वर्क से भरोसा उठा लें। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे और हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वहीं आप सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल बनने में ज्यादा समय लग सकता है। इस बात को एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपने एक स्टोर खोला जहां रोज यूज होने वाली चीजें बिकती हैं। हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास जाकर अपनी दुकान के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि हमारी दुकान पर आइए और सामान लीजिए। ऐसा करके हो सकता है आप 500, 1000, 2000 लोगों तक पहुंच जाएं, लेकिन उससे ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा। वहीं स्मार्ट वर्क से आप कम समय में ज्यादा कस्टमर्स बना सकते हैं। आज का समय इंटरनेट का है। आप अपने स्टोर को ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर या फिर कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर प्रमोट कर सकते हैं। इससे जहां हार्ड वर्क से आप सिर्फ 2000 लोगों तक पहुंच पाए थे, वही स्मार्ट वर्क से आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट करोड़ों लोग यूज करते हैं और उसमें से लाखों ऐसे लोग आपके पास बड़े आराम से आएंगे जो आपका सामान खरीदेंगे। चैप्टर 9 डन हैरिस का नजरिया। डन हैरिस एक रिटायर्ड रिपोर्टर हैं जो एबीसी न्यूज के लिए काम करते थे। वह नाइट लाइन के एंकर और गुड मॉर्निंग अमेरिका के को एंकर भी रह चुके हैं। उन्होंने वॉर से लेकर बड़े पैमाने पर शूटिंग्स तक कई कहानियों की रिपोर्टिंग की है। उन्होंने लाइव वॉर ग्राउंड और एकांत कारावास की खबरें भी दी है। अपनी रिपोर्टिंग के लिए हैरिस ने अपने समय में एक यंग इराकी पर्सन की रिपोर्टिंग के लिए एडवर्ड आर म्यूरो अवार्ड जीता था। इसके अलावा उन्होंने 2009 में एमी अवार्ड भी जीता। एबीसी न्यूज के साथ काम के दौरान वह अक्सर परेशान हो जाते थे और डिप्रेशन में चले जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें 2004 में ऑन एयर पैनिक अटैक भी आया था। डिप्रेशन से ठीक होने के लिए उन्होंने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की तरफ रुख किया। उस चैलेंजिंग समय में ऐसा करने से हैरिस को उम्मीद की किरण मिली। तब उन्होंने एहसास किया कि मेडिटेशन उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, जिसने उन्हें अपनी जीवन के सबसे अंधेरे समय से बाहर निकलने में मदद की। डन हैरिस किताब में रेन टेक्निक बताते हैं, जिसका मतलब है रिकॉग्नाइज, अलाउ, इन्वेस्टिगेट एंड नॉन आइडेंटिफिकेशन। मतलब परेशानी के समय पहले अपनी फीलिंग्स को पहचानें, फिर उन इमोशंस को अस्तित्व में आने दें। इसके बाद पता करें कि उन इमोशंस के कारण आपका मूड कैसे बदल गया है। 10% हैप्पियर हिंदी समरी। एंड में ध्यान दें कि आपके इमोशंस आपको डिफाइन नहीं करते, बल्कि आप डिसाइड करते हैं कि कैसा फील करना है। 10% हैप्पियर में डन हैरिस एक स्ट्रेस्ड न्यूज एंकर से एक एक्टिव और हैप्पी मेडिटेटर के रूप में बदलने की अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। अगर आप भी मेडिटेशन के बारे में डाउट करते हैं, तो आज आप जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और मेडिटेशन को खुश रहने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। चैप्टर 10 खुश रहने के तरीके। करुणा, कंपैशन की प्रैक्टिस करें। किताब में डन हैरिस एक न्यूज रिपोर्टर के समय के अपने कई एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं कि उस समय उन्होंने दुनिया भर के लोगों का इंटरव्यू लिया था, जिसमें दलाई लामा का इंटरव्यू उनके यादगार पलों में से एक था। किताब का यह हिस्सा आपको करुणा, कंपैशन की प्रैक्टिस करने की इम्पोर्टेंस सिखाता है। दलाई लामा कहते हैं कि अपनी डेली लाइफ में काइंडनेस की प्रैक्टिस करने से हमें खुश रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा वह कहते हैं कि हमारा ह्यूमन नेचर अपने आप को पहले रखने का है। यह आदत हमारी सेल्फ डिफेंस की जरूरत से डेवलप हुई है। इस आदत से लड़ना एबनॉर्मल लग सकता है, क्योंकि कई बार यह आदत हमें उस खुशी से दूर रखती है जिसके हम हकदार हैं। अगर आपको काइंडनेस के बारे में थोड़ा डाउट है, तो कुछ समय के लिए दूसरों के बारे में काइंड बनकर सोचें। कंपैशन के एहसास में आप ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि जब हम दूसरों के प्रति काइंडनेस के काम करते हैं, तो हमारे माइंड में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बदले में जब हम खुश होते हैं, तो हम काइंड हो जाते हैं। यह खुशी की कभी न खत्म होने वाली साइकिल है। कंपैशनेट होने से हम खुश रहते हैं और खुश रहना हमें काइंड बनाता है।
इसलिए अगली बार जब आप सेल्फ डिफेंस या सेल्फिश विचारों से घिरे हों तो चारों ओर देखें। हो सकता है कि उस समय कोई आपकी मदद कर सके या आप किसी की मदद कर सकें और मदद बांटें। अपने साथ दयालु काइंड बने। कंपैशन के बारे में बात करने के बाद हम कॉन्सेप्ट को बदल नहीं सकते। दूसरों की देखभाल करना जरूरी है, लेकिन उतना ही अपने लिए खड़ा होना भी है। किताब में ऑथर सूफी मुस्लिम्स की एक कहावत बताते हैं कि है अल्लाह की इबादत करो लेकिन अपने ऊंट को खंभे से भी बांधो। इस कहावत से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी यह हमें सिखाती है कि कुछ होने के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन साथ ही एक्शंस लेना भी जरूरी है। दूसरा, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हैं जहां यह सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप पूरी दुनिया की बात माने बिना उनके साथ दोस्ती से रह सकते हैं। अपनी इंटरनल खुशी पाने के लिए आपको यह पता लगाने की जरूरत है कि आपका खुशी का एहसास कहाँ है। उस खुश एहसास को बनाए रखने के लिए कहाँ तक दूसरों की बात मानना चाहिए। बहुत लोग इस परेशानी को अपनी कमी के रूप में देखते हैं, जबकि रियलिटी में यह लिमिटेशंस एक पॉजिटिव इशारा होती हैं। आप अपने लिए इस तरह की जो भी सीमाएं तय करते हैं, वे आपको यह तय करने में मदद कर सकती हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आपकी एक सीमा हो सकती है कि आप वीकेंड पर काम नहीं करते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी आपको वीकेंड की शिफ्ट लेने के लिए कहा जाए तो नहीं कहना है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह एक लिमिटेशंस है। अगर आप इन सीमाओं से लोगों को अपनी बात मानने के लिए राजी करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करने के अपने रीजंस की जांच करनी चाहिए कि सच में आप वीकेंड पर काम क्यों नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इस समय को अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं, तो खुलकर अपनी बात कहें। यकीन करिए, लोग आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे और साथ भी देंगे। उन चीजों की चिंता करें जो मैटर करती हैं। ध्यान रखें, कुछ चीजें आपके समय और एनर्जी के लायक हैं। कौन सी लायक हैं और कौन सी नहीं हैं, इसे अलग करना आपको खुश रहने में मदद करने की कुंजी है। डन हैरिस सिखाते हैं कि रोज के छोटे छोटे फैसले आपकी इमोशनल कंडीशन में बदलाव लाते हैं। इसलिए जब आप किसी चीज के बारे में चिंतित हों, तो अपने आप से पूछें, क्या यह इतना ध्यान देने के लायक है? अगर आपकी अटेंशन आपको किसी चीज से निपटने में मदद कर रही है, तो उस पर ध्यान दें। ऐसे में अपनी प्रेजेंट कंडीशन को एंजॉय करना न भूलें, क्योंकि ऐसा न करने के लिए नेगेटिव इमोशंस हावी होने लगते हैं। वहीं अगर आपकी चिंता सिर्फ जीवन में नेगेटिविटी जोड़ती है, तो अपने आप को कंट्रोल करके उस पर ध्यान देने से रुक जाएं। हो सकता है कि आप उस विचार से तुरंत ध्यान हटाने में कैपेबल न हो, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करने और नेगेटिव इमोशंस को खत्म करने वाले पड़ाव पर लाने के लिए इमोशंस पर कंट्रोल रखने में कैपेबल होना चाहिए। यूजलेस चीजों के बारे में चिंता करने में बहुत ज्यादा समय बिताना या जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में सोचना सिर्फ खुशी को कम करता है। आज तक हमने यह सीखा है कि हमें हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है। हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने वाले हैं। दुनिया हमारी तरफ क्या फेंकती है, इसे कंट्रोल करने वाले नहीं। बेकाबू कंडीशंस को संभालने की कोशिश करना आपको इमोशनली हर्ट ही करेगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर चिंतित हों, तो अपने आप से पूछें कि क्या यह आपकी एनर्जी के लायक है। क्रिएटिविटी का मतलब यह नहीं है कि डिप्रेशन में आ जाएं। किसी न किसी एक आर्टिस्ट की कहानी हम सभी जानते हैं कि वे डिप्रेशन और चैलेंज से गुजरकर कुछ क्रिएट करते हैं। वे अपनी जीवन में इन नेगेटिव समय से गुजरे बिना इफेक्टिव ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन 10% हैप्पियर में हमें पता चलता है कि यह गलत है। खुशी क्रिएटिविटी की दुश्मन नहीं है। दूसरे शब्दों में, खुशी क्रिएटिविटी को नकारती नहीं है। खुशी ढूंढना आपके क्रिएटिव एस्पेक्ट को बंद नहीं करेगा या आपकी इमेजिनेशन को म्यूट नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी कला के लिए डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हम अपनी चिंता के पिंजरों से मुक्त हो जाते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी को ज्यादा इफेक्टिव ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आपका माइंड 1 लाख अलग अलग चीजों के बारे में चिंतित नहीं होता है, तो उसके पास सोचने का समय होता है। निष्कर्ष, दोस्तों, इस किताब से अब तक जो भी सीखा है उसको एक बार दोहरा ले ताकि आसानी से याद रहे। अपने दिमाग को शांत करने के लिए हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करनी चाहिए।
माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से हम पता लगा सकते हैं कि रोज क्या गलतियां कर रहे हैं और उन्हें कैसे सुधारें। आपने देखा कि कैसे पास्ट और फ्यूचर की जरूरत से ज्यादा चिंता करना फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। इसलिए प्रेजेंट में खुलकर जिए, अपने स्ट्रगल को एंजॉय करें। एंड में आपने सीखा कि कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन हमें जल्दी एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस किताब 10% हैप्पियर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप इन सभी चीजों को अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। 10% हैप्पियर किताब समीक्षा। 10% हैप्पियर में डन हैरिस रीडर्स को माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के माध्यम से खुशी खोजने की दिशा में एक भरोसेमंद और प्रैक्टिकल जर्नी पर ले जाते हैं। पर्सनल एनेक्डोट्स, साइंटिफिक रिसर्च और प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ हैरिस मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करते हैं और मेडिटेशन को एक प्रैक्टिकल टूल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। किताब का स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज्ड है और हैरिस की एंगेजिंग राइटिंग स्टाइल रीडर्स को मंत्रमुग्ध कर देती है। हालांकि कुछ सेक्शंस में रेपिटेशन और डेप्थ की कमी महसूस हो सकती है, 10% हैप्पियर एंजाइटी और स्ट्रेस से निपटने के लिए इंसाइट्स और प्रैक्टिकल टूल्स देती है। कुल मिलाकर यह उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन है जो अपने जीवन में खुशी और शांति चाहते हैं।